हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 6.26 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इज अ 1 किलोग्राम ब्लॉक सिचुएटेड ऑन अ रफ इंक्लाइन is connected to a spring constant 100 Newton per meter as shown in figure. The block is released from the rest when the spring is the unstretched position. The block moves 10 cm downward the incline before coming to rest. Find the coefficient of friction between the block and the incline. Assume that the spring has a negligible mass and the pulley is frictionless. देखिए यहाँ पर हमें एक जो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कुछ ऐसा दे रखा है। यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ये पुली से जो है 1 किलोग्राम मास को बांध के ऐसे लटकाया हुआ है। पहले वो रेस्ट पर है, ठीक है। फिर जब उसको आप छोड़ देते हो तो वो स्प्रिंग जो है वो थोड़ी सी उसकी वजह से वो कुछ स्ट्रेच होगी, ठीक है। और जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ब्लॉक ने, दैट इज गिवन एज 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, दैट इज 0.1 मीटर दे रखा है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है और मास जो है ब्लॉक का वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है। तो पहली चीज़ जो है हमें एक चीज़ यहाँ पर ये सोचनी है कि हमारा जो ब्लॉक है वो ब्लॉक नीचे आएगा और उसकी वजह से ये जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो रही है और यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है उसका मुझे कोएफिशिएंट दैट इज म्यू हमें यहाँ पर चाहिए। तो पहली चीज़ यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स कितनी लग रही है और जो अप्लाइंग फोर्स है उसकी वजह से वर्क कितना हो रहा है। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, दैट इज वर्क डन बाय अप्लाइंग फोर्स। ओके, तो वर्क पहली चीज़ हमें चाहिए। सेकेंड थिंग, जितना वर्क होगा जब ये ब्लॉक जो है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब रेस्ट पर आएगा, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, आप सोच सकते हो कि यहाँ पर जो वर्क होगा वो हमारी जो स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती है, तो उसकी आप हेल्प ले सकते हो और उस पर से आप जो है कोएफिशिएंट म्यू वो आपको मिल सकता है। तो पहली चीज़ हम यहाँ पर ये सोचने वाले हैं कि हमारा जो ब्लॉक है उस पर जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड्स आपको जो सोच सकते हो दैट विल बी mg। ये जो एंगल है दैट इज 37 डिग्री हमारे पास दे रखा है। ओके, अब mg है तो उसके दो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें मिल सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं ये नीचे वाला जो छोटा ये ट्राइंगल बन रहा है वो आप सोचिए यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये 37 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ ये 90 है। तो ये अगर 37 डिग्री है तो बाकी जो बच गया दैट विल बी 53 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ और ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये अगर 37 है ये कितना हो गया 57, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ हमारी ये जो फिगर है इसमें ये हो गया हमारा थीटा एंड थीटा इज 37 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट दिस विल बी mg cos थीटा और ये वाला हो जाएगा mg साइन थीटा और थीटा दैट इज 37 डिग्री आप लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी दैट इज नॉर्मल और आप देख सकते हो वो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, इसलिए n इक्वल्स टू आप लिख सकते हो mg cos थीटा। सेकेंड थिंग, ये ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको मैंने लिखा है स्मॉल f। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट इज नेट फोर्स दैट विल बी कितना होगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्लॉक आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, दैट इज mg साइन थीटा और उसको अपोज कौन कर रहा है दैट इज फ्रिक्शन। तो F इक्वल्स टू हमारे पास और इक्वेशन है दैट इज म्यू n एंड म्यू इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और n इक्वल्स टू हमारी ये जो इक्वेशन है इससे आप देख सकते हो फ्रॉम फिगर n इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो हमारी जो ये इक्वेशन है कुछ ऐसी बन जाएगी mg cos थीटा। यहाँ पर आप लिख सकते हो बिकॉज फ्रॉम फिगर n इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो हमारे पास अप्लाइंग फोर्स में गया, mg को मैं कॉमन लिख सकती हूँ, योर आंसर विल बी साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये हमारे पास अप्लाइड जो नेट फोर्स है वो मिल गई। तो आप अब लिख सकते हो देयरफॉर वर्क डन बाय अप्लाइंग फोर्स W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है दैट इज x, तो मैं इसको अभी x लिख रही हूँ। तो हमारा आंसर आ गया दैट इज इक्वल W इक्वल टू mg, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ही लिख रही हूँ
दैट इज साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये हमारा वर्क जो है उसकी हमारे पास ये वाली फॉर्मूला बन गई, ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये है। अब सेकंड चीज़, यहाँ पर क्या हुआ, जब ब्लॉक है वो स्टॉप हो जाता है तब उसकी जो हमारे पास जितना हमने वर्क किया है वो हमारी जो स्प्रिंग होगी उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके फॉर्म में वो स्टोर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स वर्क डन will be stored as potential energy of spring। तो यहाँ पर हमारी ये फॉर्मूला हो गई, दैट इज W इक्वल टू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी दैट इज 1/2 kx²। अब वर्क जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने लिख लिया है, दैट इज mgx इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू राइट साइड है 1/2 kx²। तो x² है, एक एक x कैंसल आउट हो जाएगा। हमें यहाँ से म्यू की वैल्यू चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं mg को नीचे ले जाएंगे तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू kx है हमारे पास और 2 और mg वाला टर्म जो है वो भी नीचे चला जाएगा। अब मुझे म्यू कॉस थीटा को इस तरफ ले जाना है तो आप म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो साइन थीटा माइनस kx/2mg। मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये वाली टर्म इस तरफ लेकर आए हैं हम kx वाली और म्यू कॉस थीटा को उस साइड ले गए, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं म्यू लिख रही हूँ तो कॉस थीटा भी यहाँ पर नीचे चला जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस kx/2mg, ये हमारा क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब हमारे पास थीटा जो है वो 37 डिग्री है तो उसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। माइनस k जो है वो हमारे पास है दैट इज 100 और x जो है दैट इज 0.1/2। m इज गिवन 1 किलोग्राम और g की वैल्यू है हमारे पास 10। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा। तो म्यू इक्वल्स टू 1/cos 37। आप ये चीज़ याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। cos 37 का आंसर है 0.8 और sin 37 दैट इज 0.6। तो हमारा ये आंसर आया, ऐसे 0.8 लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 0.6 माइनस आप देख सकते हैं यहाँ से एक एक जीरो कैंसिल आउट हो गया और 0.1 इंटू 10 दैट विल बी 1 और 1/2 दैट विल बी 0.5। तो आपका आंसर कुछ ऐसा आ गया 0.1/0.8 दैट इज 1/8 है ना। तो 1/8 है तो उसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो 1/8 आंसर लिखोगे तो भी चलेगा या फिर परफेक्ट अगर आपको लिखना है दैट इज 0.125 भी आप लिख सकते हो। तो आंसर विल बी 0.125। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन में क्या किया, पहले तो नेट फोर्स निकाल ली, फिर वर्क निकाल दिया और जो वर्क है उतनी ही उसमें एनर्जी जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, उसमें वो स्टोर हो रही है, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली है। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा that is 6.27. A bolt of mass 0.3 kilogram falls from the ceiling of an elevator moving down with an uniform speed of 7 meter per second. It hits the floor of the elevator. Length of elevator is 3 meter and does not rebound. What is the heat produced by the impact? Would your answer be different if the elevator were stationary? देखिए यहाँ पर इसको आपको इमेजिन करना है, ये सपोज मेरा पूरा एलिवेटर है, ठीक है, उसकी हाइट मुझे पता है, यहाँ पर एक बोल्ट था तो इनिशियली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज़ mgh। मैं इसको जो इसकी बॉटम है उसको आप ले सकते हो जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो, मतलब यहाँ पर h इक्वल्स टू आपने 0 ले लिया तो ये हो गई उसकी हाइट h। तो उसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वाज mgh। बोल्ट का मास पता है, वो कितनी हाइट पर है वो भी पता है। अब जब बोल्ट है वो यहाँ से यहाँ गिर कर पड़ गई, नीचे आ गया, यहाँ पर फ्लोर पर आ गया, तो क्या हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। अब वो रीबाउंड नहीं हो रहा, इसका मतलब उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो पूरी कहाँ चली जाएगी, तो वो बन जाएगी हीट एनर्जी, है ना। तो आप बोल सकते हो हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस्ड
कितनी होगी, इज इक्वल टू डेल्टा वी, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वॉज mgh और इनिशियली यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो फाइनली है वो रेस्ट पर आ गया तो वो 0 है, और इनिशियल थी दैट विल बी mgh, ठीक है, ये वाली थी। लेकिन आप यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल भी ले सकते हो, उसका रीज़न है आपको सिर्फ चेंज ही चाहिए, कितना चेंज हुआ, और जितनी एनर्जी चेंज होगी उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए आप इनिशियल माइनस फाइनल लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब mgh माइनस 0 भी लिख सकते हो। m जो है, m की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज़ 0.3 किलोग्राम। g जो है वो 9.8 ले सकते हो, और h जो है हाइट दैट इज़ 3। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा, आपका आंसर 8.82 आएगा, 8.82 जूल। तो इतनी जो है वो हीट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, आप बोल सकते हो। रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि वो फिर से रिबाउंड नहीं हुआ, इसलिए उसने काइनेटिक एनर्जी उसके पास है ही नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई। तो उसकी जो एनर्जी थी इनिशियली वो कहाँ चली गई, तो हीट के फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, आप बोल सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है कि अगर एलिवेटर जो है वो रेस्ट पर होता, ये तो आप बोल सकते थे आपके आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है उसका और एलिवेटर की स्पीड का कोई रिलेशन ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि एलिवेटर रेस्ट पर है या फिर वो मोशन में है, लेकिन जो हमारा जो ये बोल्ट था उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया तो वो सिर्फ ये हाइट पर ही डिपेंड करेगा, है ना, इसलिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर सोचनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन 6.28। ये जो हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, ट्रॉली ऑफ मास 200 किलोग्राम मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, आप बोल सकते हो उसको 10 मीटर पर सेकेंड, ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। अ चाइल्ड ऑफ मास 20 किलोग्राम रन्स ऑन द ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू द अदर 10 मीटर अवे, मतलब ट्रॉली जो है वो 10 मीटर लेंथ वाली है, ये सोच सकते हैं आप। विथ अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट्स मोशन, मतलब ट्रॉली इस डायरेक्शन में मोशन में है तो वो जो उस पर जो चाइल्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर जो है वो मोशन में है। एंड जम्प्स आउट of the trolley. What is the final speed of the trolley? How much has the trolley moved from the time the child begins to run? यहाँ पर जो जो चीज़ें दे रखी है पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो दे रखी है that is mass of trolley, दैट इज़ उसको सपोज मैं m1 लिख रही हूँ तो दैट इज़ 200 किलोग्राम, और उसकी जो इनिशियल जो वेलोसिटी है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, और मास ऑफ चाइल्ड लिख लेते हैं। तो मास ऑफ चाइल्ड दैट इज़ m2 इज इक्वल टू 20 किलोग्राम। पहली चीज़ ये है हमारे पास कि इनिशियली जो है वो चाइल्ड उस पर दौड़ नहीं रहा था, है ना, इनिशियली। तो उसका मतलब ये था कि जो चाइल्ड प्लस इनिशियल जो स्पीड होगी उनकी, मतलब पूरी जो सिस्टम हो गई, मतलब क्या आप लिख सकते हो ट्रॉली प्लस चाइल्ड, ये जो सिस्टम है उसकी इनिशियल स्पीड दैट इज v1 वॉज 10 मीटर पर सेकेंड, इतनी उनकी स्पीड थी, ठीक है। अब जब उसने चाइल्ड ने उस पर दौड़ना शुरू किया, है ना, तो क्या हुआ, उसने कितनी स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ट्रॉली। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हेन द चाइल्ड started to run in trolley, suppose speed of trolley, उसकी स्पीड सपोज हम v डैश ले रहे हैं, तो ये जो चाइल्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पर मोशन में है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर स्पीड ऑफ चाइल्ड विल बी, स्पीड ऑफ चाइल्ड क्या होगी, दैट विल बी v डैश माइनस 4। ये चीज़ यहाँ पर समझनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल क्या आप सोच सकते हैं, ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रही, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर लीनियर मोमेंटम जो है उसका कंजर्वेशन होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ हियर नो एक्सटर्नल
force is acting, so linear momentum will be conserved. और बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये लॉ का अगर हम यूज़ करेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, मतलब P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। तो P इनिशियल मतलब दोनों m1 प्लस m2 मास था और दोनों की कॉमन वेलोसिटी थी, दैट इज़ v1। और फाइनली जब हम सोच रहे हैं तो P फाइनल जब उसने दौड़ना शुरू किया तो यहाँ पर जो ट्रॉली है उसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी थी v डैश, प्लस जो चाइल्ड है उसका मास है m2 और उसकी वेलोसिटी थी v डैश माइनस 4। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज 200 प्लस 20 v1 इज 10 प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 200 v डैश प्लस 20 इंटू वी डैश माइनस 4। तो यहाँ से आपको v डैश की वैल्यू मिल सकती है। तो ये हो गया 220 मल्टीप्लाई बाई 20, तो 2200 इक्वल्स ये जो है ये इक्वेशन हो गया 200 वी डैश प्लस 20 वी डैश, दैट विल बी 220 वी डैश माइनस 80। अब जो ये 80 वाली टर्म है इस तरफ आ जाएगी, 2280 इज इक्वल टू 220 वी डैश, तो वी डैश इज इक्वल टू 2280 बाय 220। तो आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रॉली जो है उसकी आपको स्पीड मिल जाएगी, योर आंसर विल बी 10.36 मीटर पर सेकेंड। अब जो चाइल्ड है वो ट्रॉली पर रन कर रहा है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 10 मीटर, और उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। जब उसने जंप किया उससे पहले की कंडीशन हम बात कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ चाइल्ड इक्वल्स टू 10 मीटर with speed equals to 4 meter per second. Therefore time taken, तो टाइम आपको निकालना है तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस वाज 10 एंड वेलोसिटी वाज 4, आपका आंसर आएगा 2.5 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 2.5 सेकेंड में इतना रन करके उसने जंप लगाया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि हमारी जो ट्रॉली है जब उसने जंप किया, फिर से एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जब उसने जंप किया तो जो ट्रॉली है, यस, ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन, तो मतलब कि इतना जो टाइम हुआ उसमें ट्रॉली जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रॉली, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रॉली, दैट इज़ उसको अगर हम लिख रहे हैं डी, दैट इज़ उसकी वेलोसिटी इंटू टाइम लेना पड़ेगा, और टाइम इतना ही लेना पड़ेगा क्योंकि जब चाइल्ड रन कर रहा है वही टाइम हमें लेना है, और उसका जो स्पीड है दैट इज़ हमने वी डैश लिया, और वी डैश ऑलरेडी हमने काउंट किए, दैट इज़ 10.36 और मल्टीप्लाई बाय टी दैट इज़ 2.5। ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका जो आंसर है वो आएगा अबाउट 25.9 मीटर, 25.9 मीटर। तो इतना उसका आपको डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ यही समझनी थी कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसलिए लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। पहले दोनों एक ही सिस्टम है, फिर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो गई है ना। जो ट्रॉली की स्पीड है वो वी डैश हो गई, और उसने जो चाइल्ड है उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करना शुरू किया, इसलिए इसकी स्पीड इतनी लेनी है। फिर आपको जो ट्रॉली है उसकी स्पीड मिल जाएगी। फिर जो चाइल्ड है स्पीड पता है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम है। फिर उसने ये चाइल्ड कितने टाइम में इतना रन कर रहा है तो वो टाइम आपको फाइंड करना है, वो तो बहुत ही ईजी है। तो ऐसे आप अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आपको पूरा बोर्ड तो दिख रहा है, यस, तो आप अपना आंसर ऐसे लिख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे ग्राफ्स दे रखे हैं, और क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। यस, Which of the following potential energy curves in figure cannot possibly describe the elastic collision of two billiard balls? Here R is the distance between centers of the ball. देखिए आपको याद होगा कि दो बिलियर्ड बॉल हैं तो दोनों जो है दोनों का मास सेम है। जब दोनों जो हैं वो कोलाइड हो रहे हैं तो
जब उनका कोलिजन हो रहा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो थी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी मैंने आगे के लेक्चर में आपको समझाया था। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप बोल सकते हैं जब दोनों कोलाइड हो रहे हैं, तो सपोज हम ये सोचें कि एक की रेडियस r है और दूसरे की r है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों का कोलिजन होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 2r, और जब उनका डिस्टेंस 2r होता है उस कंडीशन में अगर हम बात करें तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी। आपको ये चीज़ याद होगी कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो आपको याद है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब कोलिजन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हमारे पास बहुत सारी ग्राफ्स दे रखी है, इसमें आपको एक ग्राफ ऐसी दिखेगी कि एट डिस्टेंस 2r जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो जाती है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाए, मतलब r जो है, r दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो जब वो डिस्टेंस 2r है तब उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी हो जाएगी, 0। तो सिर्फ आप बोल सकते हो कि वही ग्राफ यहाँ पर पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐसे सोचनी पड़ेगी। अब मतलब ऑप्शन 5 है वही सिर्फ ग्राफ पॉसिबल है, बाकी कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन एट रेस्ट। न्यूट्रॉन का डीके हो रहा है, दैट इज न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन है प्लस इलेक्ट्रॉन दिया है। शो दैट द टू बॉडी डीके ऑफ दिस टाइप मस्ट नेसेसरीली गिव एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड देयरफॉर कैन नॉट अकाउंट फॉर द observed continuous energy distribution in the beta decay of a neutron on or a nucleus। यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ आपको दे रखा है, कुछ यहाँ पर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स दे रखे हैं और यहाँ पर उनकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, यहाँ उनका नंबर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो एनर्जी है वो अलग अलग हो सकती है। आपको एक चीज़ मैं समझा दूँ, आप 12th में एक न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ोगे, उसमें ये चीज़ आप समझने वाले हो। आपको अल्फ़ा बीटा गामा ऐसा एमिशन पता होगा। जब बीटा एमिशन हो रहा था तब पहले साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि जब बीटा एमिशन हो रहा है तब अगर आपका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है, या फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन की बात की है, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और उसी दौरान जो है वो इलेक्ट्रॉन भी बन रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता तो वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और उसको ही हम बीटा एमिशन बोलते हैं। तो ये चीज़ थी कि ये एमिशन हो रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ अगर न्यूट्रॉन के पास कोई फिक्स एनर्जी है, प्रोटॉन की एनर्जी भी फिक्स है, तो ये जो बीटा एमिशन होगा उसकी भी फिक्स एनर्जी ही होनी चाहिए। लेकिन हमारा कुछ ग्राफ ऐसा मिल रहा था कि जो हमें जो यहाँ पर जो बीटा मिल रहे थे वो अलग अलग एनर्जी वाले मिल रहे थे। अभी मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि इसकी एनर्जी सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी फिक्स 3 है, तो इसका मतलब ये जो बीटा होगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, किसी की एनर्जी 2 थी, किसी की 1 थी, किसी की और कोई थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब वहाँ पर जब हमारे साइंटिस्ट ने सोचा तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि जब ऐसा बीटा एमिशन होता है तो उसके साथ और भी पार्टिकल निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिनो, या फिर उसको बोल सकते हो आप एंटी न्यूट्रिनो। ऐसे पार्टिकल का एमिशन होता है जिसकी स्पिन भी होती है और उसकी वजह से आप जो बोल सकते हो कि जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है वो भी सेटिस्फाई हो सकता। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको सोचनी है। और यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में जो समझाया गया है, तो आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पर न्यूट्रॉन के पास एनर्जी थी, वो एनर्जी ये दोनों के बीच में आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है। न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन, और उसको ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन या फिर उसको आप बीटा पार्टिकल बोल सकते हो, तो उसमें वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इनिशियली इसका मास और फाइनली ये दोनों का मास, अगर इनिशियल और फाइनल मास दोनों अलग अलग हुए, इनिशियल मास इसका
और फाइनल ये दोनों का टोटल, वो अलग अलग हुए तो इसका मतलब मास डिफेक्ट आएगी, और जितनी मास डिफेक्ट होगी उसके इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसका इक्वेशन हमें आइंस्टाइन ने ऑलरेडी दे रखा है, दैट इज E इक्वल्स टू डेल्टा mc², डेल्टा m दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर मुझे डेल्टा m निकालना है। डेल्टा m मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन है, उसमें से मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का मास हम माइनस करेंगे तो मास डिफेक्ट मिल जाएगी, और उसके इक्विवेलेंट एनर्जी के लिए E इक्वल्स टू आप फॉर्मूला ले सकते हो डेल्टा mc²। तो आपको एनर्जी जूल में मिल सकती है, उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसकी हेल्प से ये पूरा कैलकुलेशन कर रहा है। तो कैलकुलेशन ही है सिर्फ, इसलिए मैं पहले लिख के फिर आपको पूरा वो समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन है उससे प्रोटॉन बना प्लस इलेक्ट्रॉन, उसको आप बीटा माइनस भी बोल सकते हो, ऐसे बीटा प्लस भी प्रोड्यूस हो सकता है, वो चीज़ मैं आपको बाद में समझा रही हूँ। तो यहाँ पर जो मास डिफेक्ट हुई, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन है उसमें से ये दोनों का मास जो है वो मुझे सबट्रैक्ट करना है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, मतलब 1.6747 इंटू 10⁻24 मैंने ग्राम में लिया है। अगर आपको उसको किलोग्राम में लेना है तो 10 की पावर यहाँ पर आएगी -27। तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन भी सेम मैंने लिख लिया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैंने यहाँ पर, मैं अभी बोल रही हूँ ये चीज़ें मैंने ग्राम में ले रखी है, उसको आप किलोग्राम में भी ले सकते थे। ये जो है यहाँ पर दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पावर अलग अलग है। तो यहाँ पर 10 की पावर -24 है, तो उसको भी मुझे -24 में कन्वर्ट करना है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर -10⁻24 कॉमन निकल जाएगा, और एडिशन करके इसके साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर मिला वो आपको ग्राम में मिला, उसको मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में भी मैंने कन्वर्ट कर लिया। और आपको पता है जितना मास डिफेक्ट होगा उसके इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और योर इक्वेशन विल बी डेल्टा mc²। ये हमारा डेल्टा m है और उसको मैंने c² से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जूल में आया। उसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उसे 1.6 इंटू 10⁻19 से उसे मैंने डिवाइड किया है। तो आपका आंसर होगा उसमें 10⁶ आया, इसलिए मैंने उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर माइनस है, ये बीच में माइनस आएगा, नहीं तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है दोनों के बीच में माइनस साइन है, फिर 10 की पावर -24 यहाँ से भी कॉमन निकलेगी, और फिर जो आंसर आएगा वो दोनों में से भी आप माइनस को कॉमन निकाल लेना, तो ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना, एक मैंने बाय मिस्टेक माइनस नहीं लिखा था, तो ये चीज़ आपको करेक्ट यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो सेम चीज़ है कि यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, ऐसे ही दूसरा एक पार्टिकल है दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन भी एमिशन उसका भी पॉसिबल होगा। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दोनों की सभी कैरेक्टरिस्टिक सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है दोनों का मास भी इक्वल है, चार्ज भी इक्वल ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है और पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव है, बस इतना ही फ़र्क है। अब और एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, है ना, क्लोज आते हैं, तब क्या होगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज है उतना ही दूसरे का नेगेटिव है, तो उसकी वजह से तब एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज। ओके, तो ये मतलब हुआ इसका मास सपोज m था, दूसरे का वही उतना ही था, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम ही है, तो दोनों का मास मिला के दैट इज 2m, और वो उसकी इक्विवेलेंट क्या बन गया, गामा रेज, दैट इज उसकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी 2mc²। m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लेना है, और हमारा आंसर जूल में आएगा, और उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि पैर प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पैर बनने के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए, है ना, इतनी एनर्जी वाला फोटोन होगा, तो इतनी एनर्जी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है वो पैर प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, इतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमारा जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं अब तक। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और अच्छे से जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप करते रहना।